आज है 27 नवंबर गुरुवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण। शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे भारतीय क्रिकेट में चल रहे उथल पुथल की, जहां कोच गौतम गंभीर के फैसलों और टीम के लगातार गिरते प्रदर्शन ने एक गंभीर संकट खड़ा कर दिया है। इसके बाद हम रुख करेंगे कर्नाटक की राजनीति का, जहां उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अपना दावा ठोक दिया है, जिससे कांग्रेस आलाकमान की मुश्किलें बढ़ गई हैं। हम उस तकनीकी सेंधमारी पर भी नजर डालेंगे जिसके जरिए अमेरिकी वेबसाइट और वर्चुअल सिम का इस्तेमाल कर मतदाताओं के नाम हटाए जाने का मामला सामने आया है। इसके साथ ही अग्निवीर योजना के तहत शहीद हुए सैनिक के परिवार द्वारा समान हक के लिए अदालत जाने और दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर भी चर्चा होगी। पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में हम जानेंगे कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सुरक्षा को लेकर क्या चिंताएं हैं और दिल्ली ब्लास्ट के बाद प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान पर चुप्पी के पीछे क्या कूटनीतिक कारण हो सकते हैं। अंत में बात होगी अमेरिका में यूक्रेन शांति वार्ता को लेकर चल रही गुप्त बैठकों की। तो चलिए शुरू करते हैं विस्तार से। गौतम गंभीर का भारतीय टीम के मुख्य कोच के रूप में कार्यकाल भारतीय क्रिकेट के लिए एक बेहद कठिन और चिंताजनक दौर में बदल गया है। टेलीग्राफ में अनिकेत झा की विस्तृत रिपोर्ट बताती है कि दक्षिण अफ्रीका के हाथों घरेलू मैदान पर 0-2 की करारी हार और पिछले 13 महीनों में 7 घरेलू टेस्ट मैचों में से 5 में मिली पराजय ने भारतीय टीम के आत्मविश्वास को पूरी तरह खोखला कर दिया है। ये भारतीय क्रिकेट इतिहास में एक अभूतपूर्व गिरावट है, जिसने गंभीर द्वारा तय की गई दिशा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। फैसले किसी सोची समझी रणनीति के बजाय आवेगपूर्ण और जल्दबाजी में लिए गए नजर आते हैं, जिसके चलते फैंस अब उन्हें हटाने की मांग कर रहे हैं और क्रिकेट विशेषज्ञ उनके फैसलों की आलोचना कर रहे हैं। सबसे बड़ी खामी ऑलराउंडरों के प्रति उनका अत्यधिक लगाव है। दोनों टेस्ट मैचों में भारत ने 3-3 ऑलराउंडरों को मैदान में उतारा, लेकिन ये रणनीति बुरी तरह विफल रही। कोलकाता टेस्ट में वाशिंगटन सुंदर को नंबर 3 पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया, लेकिन वे संघर्ष करते दिखे। गुवाहाटी में नीतीश रेड्डी को मौका दिया गया, जबकि इंग्लैंड में शानदार प्रदर्शन करने वाले आकाशदीप को बाहर बैठा दिया गया। ये चयन पूरी तरह गलत साबित हुआ। पूर्व कप्तान अनिल कुंबले ने भी टीम में लगातार बदलाव, बल्लेबाजी क्रम में छेड़छाड़ और हर दूसरे मैच में नए खिलाड़ियों को लाने की नीति की कड़ी आलोचना की है। टीम चयन में निरंतरता का अभाव एक और बड़ी समस्या बन गया है। सरफराज खान ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शतक लगाया, लेकिन अगले 2 मैचों में विफल रहने पर उन्हें बाहर कर दिया गया। करुण नायर और ऋतुराज गायकवाड़ जैसे खिलाड़ियों के घरेलू प्रदर्शन की लगातार अनदेखी की जा रही है। गायकवाड़ ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका ए के खिलाफ शतक और रणजी व दलीप ट्रॉफी में बड़े स्कोर बनाए हैं, फिर भी कोच उन्हें नजरअंदाज कर रहे हैं। गंभीर के कार्यकाल में बल्लेबाजी क्रम के साथ लगातार प्रयोग किए जा रहे हैं, जिससे टीम की स्थिरता खत्म हो गई है। नंबर 3 और नंबर 5 जैसे महत्वपूर्ण स्थानों पर कोई स्थायी बल्लेबाज नहीं है। स्पिन विभाग में भी भारत कमजोर नजर आ रहा है। अश्विन और जडेजा की जोड़ी अब टूटती दिख रही है। रिपोर्ट का निष्कर्ष है कि गंभीर का दौर अभी नया है, लेकिन पैटर्न पुराने और चिंताजनक हैं। परिणाम यह है कि टीम लय से बाहर है और फैंस का धैर्य जवाब दे रहा है। सोशल मीडिया पर गंभीर के खिलाफ हटाओ अभियान और आलोचनाओं की बाढ़ आ गई है। आलोचक याद दिला रहे हैं कि गंभीर के कार्यकाल में भारत को न्यूजीलैंड के खिलाफ घर में व्हाइट वॉश और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि सुनील गावस्कर जैसे दिग्गजों का तर्क है कि टीम बदलाव के दौर से गुजर रही है और सारी गलती कोच की नहीं है, लेकिन बीसीसीआई के समर्थन के बावजूद फैंस की नाराजगी कम नहीं हो रही है। अब बात करते हैं कर्नाटक के नेतृत्व संकट की। कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के भीतर नेतृत्व को लेकर रस्साकशी अब चरम पर पहुंच गई है, जिससे दिल्ली में बैठे पार्टी हाईकमान के माथे पर चिंता की लकीरें उभर आई हैं। टेलीग्राफ की रिपोर्ट बताती है कि उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर दावा कर रहे हैं। उनका मानना है कि विधानसभा चुनाव के बाद हुए एक डील के तहत, जिसमें कार्यकाल को आधा आधा बांटने की बात थी, अब उनका नंबर है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संकट में हस्तक्षेप करते हुए कहा है कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी के साथ मिलकर इस मुद्दे को सुलझाया जाएगा। डीके शिवकुमार का दावा है कि सत्ता साझा करने को लेकर 6-7 लोगों की मौजूदगी में एक डील हुई थी, जबकि सिद्धारमैया का खेमा ऐसी किसी भी डील से साफ इनकार करता है। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का मानना है कि पार्टी प्रबंधकों के पास सिद्धारमैया को हटाने या डीके शिवकुमार को मनाने का कोई ठोस आधार नहीं है, क्योंकि विधायकों का बहुमत अभी भी सिद्धारमैया के साथ है। राहुल गांधी, जो देश भर में ओबीसी राजनीति की वकालत करते रहे हैं, उनके लिए एक ओबीसी मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को हटाना राजनीतिक रूप से विनाशकारी हो सकता है।
वहीं डीके शिवकुमार को गांधी परिवार का करीबी माना जाता है और वे पार्टी के लिए फंड मैनेजर की भूमिका निभाते हैं। कांग्रेस को अतीत की एक बड़ी गलती का भी डर है, जब 35 साल पहले वीरेंद्र पाटिल को हटाने से लिंगायत समुदाय पार्टी से दूर हो गया था। खबर है कि संसद का शीतकालीन सत्र शुरू होने से पहले कांग्रेस आलाकमान इस सत्ता संघर्ष पर कोई फैसला ले सकता है। एक और महत्वपूर्ण खबर कर्नाटक के आलन से है, जहां वोट चोरी के मामले में तकनीकी पेंच सामने आया है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार विशेष जांच दल ने पाया है कि चुनाव आयोग की सेवाओं के लिए जरूरी ओटीपी सुरक्षा को बाईपास करने के लिए अमेरिका स्थित एक वेबसाइट एसएमएस अलर्ट का इस्तेमाल किया गया था। जांच में सामने आया है कि इस वेबसाइट ने वर्चुअल सिम तकनीक का उपयोग किया। इसके लिए भारत के 72 असली लेकिन रैंडम फ़ोन नंबरों का इस्तेमाल किया गया। यानी असली सिम किसी और के पास थी, लेकिन उसका वर्चुअल क्लोन बनाकर उस पर आने वाले ओटीपी को इकट्ठा किया गया। आरोपी बापी आद्या ओटीपी बाजार .com नामक वेबसाइट चलाता था और उसने अमेरिकी वेबसाइट से जुड़कर ये ओटीपी कलबुर्गी स्थित डेटा सेंटर को बेचे। इस डेटा सेंटर का इस्तेमाल करके हजारों मतदाताओं, विशेषकर अल्पसंख्यक बहुल क्षेत्रों में उनके नाम हटाने की कोशिश की गई। जांच में पता चला है कि भाजपा नेताओं और उनके सहयोगियों ने इस डेटा सेंटर की सेवाएं ली थीं। इस मामले में अब अमेरिकी अधिकारियों से जानकारी मांगी जाएगी। अग्निपथ योजना को लेकर एक महत्वपूर्ण खबर बॉम्बे हाईकोर्ट से आ रही है। अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए एक शहीद अग्निवीर की मां ने नियमित सैनिकों के परिवारों को मिलने वाले लाभों में समानता की मांग करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक याचिकाकर्ता के बेटे अग्निवीर एम मुरली नाइक मई 2024 में जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हो गए थे। याचिका में तर्क दिया गया है कि अग्निवीर भी वही वर्दी पहनते हैं और वही खतरा उठाते हैं, लेकिन शहादत के बाद उनके परिवारों के साथ भेदभाव होता है। नियमित सैनिकों के परिवारों को आजीवन पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती हैं, जबकि अग्निवीर के परिजनों को केवल एकमुश्त मुआवजा दिया जाता है। याचिकाकर्ता ने इसे संविधान के समानता और जीवन के अधिकार का उल्लंघन बताया है। अब नजर डालते हैं दिल्ली के प्रदूषण की स्थिति पर। टीओआई के मुताबिक वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने दिल्ली एनसीआर में प्रदूषणकारी गतिविधियों पर लगे प्रतिबंध हटा दिए हैं। लेकिन एक नए उपग्रह आधारित अध्ययन से पता चला है कि राष्ट्रीय राजधानी अभी भी देश में सबसे प्रदूषित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सूची में शीर्ष पर है। एक स्वतंत्र थिंक टैंक के विश्लेषण के अनुसार देश के शीर्ष 50 सबसे प्रदूषित जिले दिल्ली, असम, हरियाणा और बिहार सहित कुछ राज्यों में केंद्रित हैं। रिपोर्ट बताती है कि भारत के 60% जिले वार्षिक PM 2.5 मानक का उल्लंघन करते हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर रुपये की हालत खस्ता है। द हिंदू की रिपोर्ट है कि भारतीय रुपये ने एशिया की सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा का दर्जा हासिल कर लिया है। विश्लेषकों ने चेतावनी दी है कि अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरावट जारी रह सकती है और यह जल्द ही 90 रुपये प्रति डॉलर के निशान को तोड़ सकता है। इस कैलेंडर वर्ष में रुपये में 4.3% की गिरावट आई है। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर एक अहम टिप्पणी की है। द हिंदू की रिपोर्ट है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह देश में घृणास्पद भाषण के हर मामले की निगरानी करने के लिए इच्छुक नहीं है। कोर्ट ने कहा कि पीड़ित व्यक्ति अपने निकटतम पुलिस स्टेशनों और उच्च न्यायालयों से संपर्क कर सकते हैं। 2018 में शीर्ष अदालत ने घृणा अपराधों को रोकने को राज्य का पवित्र कर्तव्य बताया था, लेकिन अब कोर्ट ने कहा है कि वो हर छोटी घटना की निगरानी नहीं कर सकता। उधर जम्मू कश्मीर में श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय की फंडिंग को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। दस्तावेज दिखाते हैं कि भाजपा के दावों के विपरीत विश्वविद्यालय को तब भी सरकारी वित्तीय सहायता मिलती रही जब पूर्ववर्ती राज्य को केंद्र शासित प्रदेशों में बदल दिया गया था। द वाया की रिपोर्ट के अनुसार विश्वविद्यालय को लगातार सरकारी अनुदान मिलता रहा है। इस बीच भाजपा नेताओं ने संस्थान में केवल हिंदू छात्रों के लिए आरक्षण की मांग की है, जिसकी अन्य दलों ने निंदा की है। बिहार में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर राजनीति तेज है। सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बावजूद बिहार के नए गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने घोषणा की है कि बुलडोजर तैयार है और माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं बिहार सरकार ने राबड़ी देवी को उनका सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया है। हालांकि आरजेडी ने बंगला खाली करने से इनकार कर दिया है और कहा है कि लालू प्रसाद यादव के स्वास्थ्य कारणों से यह संभव नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और मामले में केंद्र सरकार को निर्देश दिया है कि पश्चिम बंगाल के उन निवासियों को वापस लाया जाए जिन्हें विदेशी होने के संदेह में बांग्लादेश निर्वासित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि जिन व्यक्तियों का कहना है कि वे भारतीय नागरिक हैं, उन्हें अपना पक्ष रखने का अधिकार है। हिरासत में यातना और मौत के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। कोर्ट ने पुलिस स्टेशनों में सीसीटीवी कैमरों की कमी पर नाराजगी जताई और पूछा कि क्या केंद्र सरकार शीर्ष अदालत के आदेशों को हल्के में ले रही है। वेनेजुएला से भारत आ रहे जानवरों को लेकर भी एक रिपोर्ट सामने आई है। मुकेश अंबानी के बेटे अनंत अंबानी द्वारा जामनगर में स्थापित चिड़ियाघर वनतारा के लिए वेनेजुएला से हजारों वन्यजीव भेजे जा रहे हैं।
एक खोजी रिपोर्ट के मुताबिक मई 2024 में एक विमान ने कराकास से भारत के लिए उड़ान भरी जिसमें मगरमच्छ और अन्य दुर्लभ प्रजातियां शामिल थीं। आलोचक इस बात को लेकर चिंतित हैं कि क्या ये जानवर वास्तव में संरक्षण के लिए हैं। वहीं रिलायंस का कहना है कि वे जानवरों की खरीद फरोख्त नहीं करते बल्कि केवल राहत कार्यों में शामिल हैं। सर्दियों में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की एडवाइजरी को लेकर सवाल उठाए गए हैं। स्क्रॉल की रिपोर्ट में बताया गया है कि स्वास्थ्य मंत्रालय की एडवाइजरी में प्रदूषण से बचने की जिम्मेदारी जनता पर डाल दी गई है। मंत्रालय सुझाव देता है कि मजदूर धूल से बचें और मास्क पहनें, लेकिन यह समस्या को श्रम कानूनों और स्वच्छ ऊर्जा की नीतियों से नहीं जोड़ता। लेखक के अनुसार असली बदलाव तब होगा जब राज्य नीतियों में सुधार करेगा, न कि सिर्फ जनता को सलाह देगा। हांगकांग में हुई आगजनी की घटना ने ऊंची इमारतों की सुरक्षा पर सवाल खड़े किए हैं। हांगकांग के एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में लगी आग ने कई ऊंची इमारतों को अपनी चपेट में ले लिया। आग की शुरुआत बांस और प्लास्टिक के बाहरी ढांचे से हुई। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार बांस और प्लास्टिक की जाली ने आग को तेजी से फैलने में मदद की। विशेषज्ञ कहते हैं कि आग रोकने के लिए इमारतों में फायर प्रूफ सामग्री का इस्तेमाल जरूरी है। उधर भारत में चुनाव ड्यूटी के दौरान हो रही मौतों को लेकर मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज हुई है। आरोप है कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण कार्य के कारण बूथ लेवल अधिकारियों पर अमानवीय दबाव डाला जा रहा है, जिससे कई कर्मचारियों की मौत हो गई है। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री की। इमरान खान की सुरक्षा को लेकर उनकी बहन अलीमा खान ने चेतावनी दी है। सोशल मीडिया पर इमरान खान की मौत की अफवाहों के बीच अलीमा ने कहा कि यदि उनके भाई को कोई नुकसान पहुंचाया गया तो इसके परिणाम गंभीर होंगे। उन्होंने कहा कि जनता के गुस्से को देखते हुए अधिकारी उन्हें छूने की हिम्मत नहीं करेंगे। इमरान खान के सहयोगियों ने सेना प्रमुख पर आरोप लगाया है कि वे जानबूझकर खान को अलग थलग कर रहे हैं। अब बढ़ते हैं एक विशेष विश्लेषण की ओर। सुशांत सिंह ने कैरवन में एक लेख लिखा है जिसमें उन्होंने दिल्ली ब्लास्ट के बाद पाकिस्तान पर प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी का विश्लेषण किया है। लेखक याद दिलाते हैं कि 2008 के मुंबई हमलों के बाद मोदी ने तुरंत पाकिस्तान को दोषी ठहराया था, लेकिन हाल ही में दिल्ली के लाल किले के पास हुए विस्फोट के बाद मोदी की प्रतिक्रिया अलग है। उन्होंने साजिशकर्ताओं की बात की लेकिन पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, जबकि सबूत बताते हैं कि इस हमले के तार पाकिस्तान से जुड़े हो सकते हैं। सुशांत सिंह तर्क देते हैं कि यह चुप्पी रणनीतिक मजबूरी है। मोदी सरकार ने दिल्ली ब्लास्ट के अपराधियों को स्व कट्टरपंथी बताकर यह स्वीकार कर लिया है कि भारत में आंतरिक कट्टरपंथ बढ़ रहा है। इसके अलावा भू राजनीतिक कारण भी हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का पाकिस्तान की ओर झुकाव और पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर की मजबूत स्थिति ने भारत के विकल्पों को सीमित कर दिया है। ट्रंप ने मुनीर की प्रशंसा की है और पाकिस्तान के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा दिया है। ऐसे में मोदी सरकार के पास पाकिस्तान पर सीधा हमला बोलने के लिए कूटनीतिक गुंजाइश कम हो गई है। लेखक का मानना है कि मोदी की चुप्पी ये दर्शाती है कि उनकी पुरानी रणनीतियां अब बदलती भू राजनीतिक परिस्थितियों में काम नहीं कर रही हैं। अंत में खबर है अमेरिका से। व्हाइट हाउस की एक गुप्त बैठक में यूक्रेन शांति वार्ता का खाका तैयार किया गया है। एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार 18 नवंबर को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक अहम बैठक की जिसमें यूक्रेन युद्ध रोकने की रणनीति पर चर्चा हुई। इस बैठक ने जिनेवा में हुई वार्ता की नींव रखी। ट्रंप प्रशासन का मुख्य उद्देश्य शांति समझौता कराना है, भले ही इसके लिए रूस को कुछ रियायतें देनी पड़ें। इसी बीच अटलांटिक पत्रिका में एन एप्पलबॉम ने लिखा है कि ट्रंप के करीबी स्टीव विटकॉफ बार बार रूस का पक्ष ले रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक विटकॉफ ने रूसी अधिकारियों के साथ बातचीत की और पुतिन को ट्रंप से बात करने के लिए प्रोत्साहित किया। आलोचकों का कहना है कि विटकॉफ जैसे सलाहकार शांति वार्ता में रूस का पलड़ा भारी करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे यूक्रेन की संप्रभुता को खतरा हो सकता है। हरकारा के आज के अंक में बस इतना ही। हमें जरूर बताइए कि आपको आज का यह अंक कैसा लगा। अपनी प्रतिक्रिया और सुझाव आप हमें भेज सकते हैं। हरकारा सबस्टैक पर तो उपलब्ध है ही, आप इसे व्हाट्सएप, लिंक्डइन और विभिन्न ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी पा सकते हैं। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर, आज की ताजा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।